तो देखो बच्चों, टॉपिक का नाम जो हमारा आज का रहेगा वो रहेगा पोलर एंड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। टॉपिक का नाम है बच्चों पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। ठीक है, चैप्टर 4 में लिखना बच्चों सारे इसको। तो पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, इसको बुक को बंद कर देना। ठीक है ना, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। तो अब देखो बच्चों, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स में क्या आता है। सबसे पहले देखो बच्चों, ये थोड़ा सा सिंपल है। पोलर बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड क्या है। तो बच्चों तो हम ऐसे कहते हैं कि बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम्स। बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम्स आर कॉल्ड एज पोलर बॉन्ड्स। मतलब क्या हुआ भाई, मतलब नाम से ही पता लग रहा है। जैसे अलग अलग एटम, एच एफ, अगर अलग अलग एटम का बॉन्ड होगा तो वो क्या होगा, पोलर बॉन्ड। कोई भी ले लो, जैसे एच एफ है, ओ एच है, एस एच है, एन एच है, कोई भी ले लो। मैंने सब में एच ले लिया, और ले लेता हूँ, एन सी एल है, एन एफ है। अलग अलग एटम होने चाहिए बस, तो उसे क्या बोलोगे आप, पोलर बॉन्ड। ठीक है ना। और अगर सेम सेम एटम हुए तो क्या बोलोगे, नॉन पोलर। आसान है कि नहीं। ठीक है ना। नॉन पोलर में लिख देता हूं बेटा। तो नॉन पोलर में बोलोगे बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ सिमिलर एटम्स। ठीक है ना, सिमिलर एटम्स। तो हो जाएगा जो है वो आर कॉल्ड एज नॉन पोलर बॉन्ड्स। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे H2 होता है ना, H2, तो उसमें दोनों एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लोरीन होता है, सेम होता है। ऑक्सीजन होता है, सेम होता है। तो जो सेम है वो क्या है, नॉन पोलर। और जो अलग अलग है वो क्या है, पोलर। अब बच्चों बात आती है, नाम पोलर कैसे है, पोलर का मतलब क्या। तो पोलर का मतलब मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि पोलैरिटी को मेजर कैसे करें। पोलैरिटी को मेजर कैसे करें। ठीक है ना, बहुत बेसिक से टॉपिक है। अब देखो बच्चों क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ना पीरियोडिक टेबल दिखाया था, ऐसे ऐसे, ये पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक चीज होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी। ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जैसे देखो क्या होता है, दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कई एटम में इलेक्ट्रॉन को देने की एबिलिटी होती है, कईयों में खींचने की एबिलिटी होती है। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, कई सिर्फ देते ही हैं। वैसे भी मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, कहते हैं हम तो आपके घर का पानी भी नहीं पियेंगे। और कई लोग ऐसे होते चोरी कर लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। हर एटम नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, यहाँ जाके क्या होती है, इंक्रीज होती है। टेबल में यहाँ जाके क्या होती है, इंक्रीज होती है। और नीचे जाके होती है डिक्रीज। ऐसे लिख देता हूँ, ई नेगेटिव। नीचे जाके क्या होती है बेटा, ये डिक्रीज होती है। अब क्या होता है, जैसे देखो, अब H को ना बच्चों टेबल में ना आप यहां माना करो, H को ना टेबल से अलग कर दो। पीरियोडिक टेबल से हाइड्रोजन को हटा दो, क्योंकि हाइड्रोजन ना किसी भी ग्रुप से मैच नहीं करता। कितने ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, 18। किसी से भी मैच नहीं करता। ये हम पढ़ेंगे। आपको मैं बताता हूँ, हमारे कोर्स में एक चैप्टर है, उसका नाम है हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि अगर उसको, अगर हम, हमें तुम्हें ब्लॉक्स के बारे में बताया अभी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर वो किसी ब्लॉक में होता तो उसको उस ब्लॉक में पढ़ लेते। लेकिन हाइड्रोजन को ना रॉग एलिमेंट कहते हैं। रॉग मतलब शैतान एलिमेंट। परेशान कर दिया साइंटिस्ट को, किसी भी ग्रुप से मैच नहीं करता। तो हाइड्रोजन को ना बीच में रख दो यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चों फ्लोरीन कहां पर होता है, ग्रुप 17 में होता है। तो मुझे बताइए, फ्लोरीन नेगेटिव है या हाइड्रोजन। फ्लोरीन क्या है, नेगेटिव। मैंने लिखा है ना यहाँ पर, देखो ये क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
तो फ्लोरीन को नेगेटिव दिखाने के लिए ऐसे ऐसे ये डेल्टा होता है, डेल्टा डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव बना। डेल्टा पॉजिटिव तो दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट नेगेटिव है एक एलिमेंट पॉजिटिव है, तो उसको कैसे दिखाना है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा, पूरा प्लस पूरा नेगेटिव नहीं दिखाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं तुम्हें जो बताता हूँ क्या होता है बच्चों कि ना हम ऐसे नहीं लिख सकते। देखो अब देखो मुझे बताओ ओ और एच में कौन नेगेटिव है, बताना जरा। ओ ये रहा, ओ ये रहा, देखो ओ ग्रुप 16 में होता है। तो जितना राइट में जाते जाओगे उतना नेगेटिविटी, जितना राइट में जा रहे हो देखो उतना नेगेटिविटी क्या हो रही है। अब क्या होता है कि अब ऐसे बना दूंगा तो वो गलत है। अगर मैं क्लियर कट दिखा दूं ना क्या नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो गलत है। पता है क्यों? क्योंकि उससे ये पता लगेगा कि ये आयोनिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? मतलब ये टूट जाएगा, O माइनस अलग हो जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा। आयोनिक बॉन्ड समझते हो, जैसे NaCl, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और एक ने ले लिया। इसमें ऐसा नहीं है, ये शेयरिंग वाला बॉन्ड है, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव इसमें ऐसे क्लियर कट नहीं बना सकते। इसमें यह होता है कि ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए क्या करते हैं ऐसे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव ऐसे। डेल्टा मतलब क्या होता है, पार्शियल, थोड़ा सा। क्या है? थोड़ा सा। जैसे बंदा कहता नहीं, जैसे मैं कहता हूं मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा बच्चा है, मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा शैतान है, ऐसे कहता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा, पूरा पूरा बदमाश नहीं, थोड़ा सा। ठीक है ना? तो पार्शियल, इसको पार्शियल पढ़ते पार्शियल है, साइन को क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है? क्या वो कभी थकावट हो रही तुम्हें, उसमें से पढ़ रही हो? एक्चुअली मेरे को लग रहा था कि लास्ट वाले बैच में दिक्कत आएगी। अगर नहीं ले सकते, दिक्कत है तो चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऐसे ही बच्चों तो समझ में आ गया ना पोलर का क्या मतलब है। पोलर का मतलब है एक एटम पॉजिटिव होता है और एक एटम नेगेटिव। ये फटाफट बता लो जरा सिंपल। हाँ हाँ। अभी थोड़ी देर में कर दूंगा, मैं जल्दी छोड़ दूंगा है। लगातार 10 बजे से पढ़ रहे हो, थके थके। मेरे को लग रहा था मैंने तो उल्टा हो गया, मेरे को पहले रखनी चाहिए थी फिजिक्स से। ठीक है, फिर करेंगे। बना लिया बच्चों नेगेटिव पॉजिटिव। साइन का साइन बता रहे हो, साइन ऐसे बनेगा, देखो दोबारा देखो, ये देखो ये ऐसे। ठीक है? डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ठीक है? हाँ हाँ, डेल्टा के बाद साइन है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है? फोन है रश्मि आपके पास? फोन दे दूं, स्क्रीन है? चाहिए तो मैं अपना दे देता हूँ, नहीं तो नहीं, मेरे को फोन में ना लिखना, लिखने का मैसेज छोड़ता है। जल्दी लिख लो बच्चों जरा। चलो बच्चों, अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे ज्यादा, उसका नाम है बच्चों डाइपोल मूवमेंट। तो देखो जरा ये डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। डाइपोल मूवमेंट
डाइपोल मोमेंट के बारे में बच्चों में लिखेंगे कि डाइपोल मोमेंट जो है ना, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पहली चीज। ये क्यों बता रहा हूं मैं तुम्हें, मैं इसलिए बता रहा हूं, इट मेजर्स द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। इट मेजर्स द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। ये पोलैरिटी को मेजर करता है। ठीक है, पोलैरिटी क्या मतलब होता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो मैं बना रहा था ना, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, पोलैरिटी का। तो कौन सा बॉन्ड, जैसे देखो फॉर एग्जांपल आउट ऑफ एच एफ, आउट ऑफ एच एफ एंड एच सी एल, एच एफ इज मोर पोलर, एच एफ इज मोर पोलर because it has higher dipole moment, because it has higher dipole moment। अब इसकी डाइपोल मोमेंट हाई क्यों है, वो भी बच्चों मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो ज्यादा क्यों है वो भी तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, मेन टॉपिक ये, पोलर नॉन पोलर तो इंट्रोडक्शन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है ना, डाइपोल मूवमेंट है क्या, तो मैंने शुरुआत करी उसके फीचर से, मैंने कहा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या करता है, ये ना पोलैरिटी को मेजर करता है। क्या करता है बच्चों, पोलैरिटी को मेजर करता है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी का मतलब होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, सक्षम सुन रहा है। यस सर। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर किसी पर आता है तो बोलते हैं ये बॉन्ड क्या है, पोलर है। अब क्वेश्चन आता है भी दुनिया में तो बहुत सारे बॉन्ड पोलर है, तो ज्यादा पोलर कौन सा बॉन्ड है ये बताइए। तो उसको मेजर करने का तरीका क्या होता है, डायपोल मोमेंट। जैसे मैं तुम्हें बताया कि एच एफ को ज्यादा पोलर माना जाता है क्योंकि उसकी डायपोल मोमेंट क्या है, ज्यादा। मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, मतलब न्यूमेरिकल नहीं है इसके ऊपर, वैसे थ्योरेटिकली बताऊंगा कि इसको कैसे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप डायपोल मोमेंट की ना डेफिनेशन करते हैं, डिफाइन डाइपोल मूवमेंट। छूट रहा है तो बच्चों मैं ऊपर करूं क्या, छूट रहा है किसी का, छूट रहा है। अरे केमिकल बॉन्डिंग का ही है क्या? हाँ हाँ, केमिकल बॉन्डिंग का डाइपोल मोमेंट से लिख ले तू भी, ओके सर। तू भी लिख ले, मैं वेट कर रहा हूँ। टॉपिक लिख ले डाइपोल मोमेंट। अरेंज एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल। तो कर सकते हो बच्चों ये आंसर, तो दिमाग लगा सकता है कि एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई में हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसकी होगी। कैसे लगाएंगे बच्चों दिमाग, मैंने ऊपर क्या लिखा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगी। अब इसमें कॉमन एलिमेंट कौन, मतलब एच तो कॉमन है, एच को तो छोड़ दो। आपको बस ये सोचना है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, फ्लोरीन की। कैसे फ्लोरीन। पता लगा आपको, नीचे सर जाके क्योंकि नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाकर, घटती है, यस सर। मैंने अभी बताया। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम लिख देंगे कि आंसर क्या हो जाएगा, हमें लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हम ये बोल देंगे कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर
आयोडीन। देखो बच्चों, एक बार मैं आपको क्लियर करा दूं कि ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम। तो डाइपोल मूवमेंट का जो ऑर्डर बनेगा, द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट जो बनेगा बच्चों, वो बनेगा सबसे कम डाइपोल मूवमेंट एच आई की होगी, फिर एच बी आर की होगी, फिर एच सी एल की होगी, फिर एच एफ की। ये ठीक है ना? तो ये भी आसान था, समझ में आ गया। सब एंट्रेंस लेवल की भी चीजें हैं, इसमें एंट्रेंस लेवल भी बहुत ज्यादा कवर होता है। चैप्टर 4 जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज का आता है एंट्रेंस लेवल के अंदर। चलिए अब आगे करते हैं। नोट कर लिया बच्चों सबने? ऊपर करूं क्या, ये हो गया? करूं थोड़ा सा? ठीक है। कुछ कह रहे हो बेटा ऑनलाइन में कोई? नो सर। ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब इसके बाद है सेकंड फैक्टर पे आते हैं बच्चों, जो कि आता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है शेप के ऊपर। अब शेप के ऊपर बच्चों ये कैसे डिपेंड करता है, जरा एक बार देखते हैं। आ जाओ। मैंने आपको शेप्स के बारे में बताया था बच्चों, याद है? लीनियर शेप होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होती है। तो इन सारी शेप्स के अंदर जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट आता है ना, वो जीरो आता है। क्या आता है बेटा? जीरो। देखो बताता हूँ। ऑल all molecules with regular shapes will have zero dipole moment if surrounding atom is if surrounding atom is linear, sorry, if surrounding atom is same, if surrounding atom is same। कैसे हुई जरा वो देखो। देखो बच्चों, एक शेप होती है लीनियर शेप। लीनियर शेप कैसी बनती है बच्चों, सबको पता है, बिल्कुल सीधी बनती है। देखो ऐसे, जैसे उसका एग्जांपल है ये BeF2। अब मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पर बीई के ऊपर पॉजिटिव वाला बनाओ साइन, या फ्लोरीन के ऊपर? बीई के ऊपर क्या बनेगा? पॉजिटिव वाला। फ्लोरीन के ऊपर क्या बनेगा? नेगेटिव। कार्बन बनेगा नेगेटिव। नेगेटिव। अब इसमें ना दो बॉन्ड है बच्चों, तो दो बॉन्ड है ना, तो दो डाइपोल मूवमेंट बनेगी इसमें। एक ये स्केच हो गई, देखो ये, एक ये स्केच हो गई, देखो ये। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने एक बात आपको बताई थी, लेकिन वेक्टर का अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं। तो बच्चों वेक्टर में आपने लोगों ने पढ़ा होगा कि वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन से ना वैल्यू बदल जाती है। जैसे कि अगर इसकी डाइपोल मोमेंट जो है ना, यहाँ पर +5, डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है डी, 5D है मान लो, तो इस तरफ पता है क्या होगी? -5D होगी, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन से उसका साइन बदल जाता है। अगर जैसे ये वाली डायरेक्शन है, अगर ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली,
तो पॉजिटिव साइन मिलेगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है क्या मिलेगा माइनस, सिर्फ वो साइन होता है, मैग्नीट्यूड वही होता है। तो यानी कि अब बताइए बच्चों, कट के जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको क्वेश्चंस आएंगे ऐसे कि इस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट 0 क्यों है? तो उसका आंसर होगा क्योंकि उसकी जो शेप है वो लीनियर है और एक दूसरे को बॉन्ड डायपोल क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ये एनसीईआरटी का ना क्वेश्चन नंबर 22 है। अगर एनसीईआरटी तो चैप्टर 4 खोलो और क्वेश्चन नंबर 22 देखो जरा क्या है, मेरे को पढ़ के बताओ। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ के बताना जरा बच्चों क्या है। सर माइनस डेल्टा के बाद आपने क्या लिखा हुआ है, डी या 0? हाँ बेटे हाँ, एक बार जरा मैं भी अपनी एनसीईआरटी खोल लेता हूँ, एक मिनट दो मुझे जरा। जब वो क्वेश्चन यही है ना कि BeF2 की डायपोल मोमेंट 0 क्यों है, पढ़ के देखा है आप लोगों ने? ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पर आप लिख लो, ये क्वेश्चन नंबर 22 का एक तरह से आंसर। ठीक है, तो इसमें हमें लिख लेंगे एज इन लीनियर शेप, in case of linear shape molecules, in case of linear shape molecules, the equal bond dipoles, बेटे म्यूट कर लो, equal bond dipoles cancel the effect of each other, cancel the effect of each other। ठीक है, एक दूसरे को वो क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है ना? अब एक शेप बच्चों और होती है, जरा वो देखो। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कि इनमें से किसकी डायपोल मोमेंट 0 होगी, ऐसे एंट्रेंस में बहुत आ सकते हैं, एंट्रेंस में एमसीक्यूज में। तो आपको देखना पड़ेगा कि शेप लीनियर और सराउंडिंग एटम सेम। जैसे मेरे एक ना बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है ना बच्चों वो ये है कि आउट ऑफ CO2 and C, out of CO2 and OCS, which will have higher dipole moment and why? Which will have higher dipole moment and why? कोई दिमाग लगा सकता है बच्चों आप में से कि सी, वेरी गुड, इसका 0 नहीं हो, बहुत सही आंसर दिया देखो इसने कि देखो CO2 का 0 कैसे होगा। देखो ये CO2 है, ये CO2 है जिसमें C पॉजिटिव है और O नेगेटिव है, और ये वाला O भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें तो डायपोल मोमेंट कट रहा है, इस बच्चे ने बिल्कुल सही पकड़ा कि ये एक ये आ गया
एक ये आ गया, ये कट कुटा के क्या हो गए, बिल्कुल जीरो हो गए। लेकिन बच्चों ओसीएस में ऐसा नहीं होगा। देखो सी, एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ सल्फर, इसमें डायपोलमेंट कटेगी, क्योंकि इनकी इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो सेम थोड़ा होगी, कुछ तो फर्क होगा, चाहे चाहे थोड़ा सा ही हो। समझ में ना बेटा? मतलब मैंने देखो यहाँ पर ना एक वर्ड लिखा था, इसलिए बहुत जरूरी था। देखो ये मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, ये देखो जरा, ये पढ़ो। इफ सराउंडिंग एटम इज, मतलब दोनों एटम सेम, तो उस केस में डायपोलोमेंट क्या आएगी बेटे, जीरो। वो तब आएगी जब सबकी शेप कैसी हो, रेगुलर शेप हो ना। शेप कैसी हो, रेगुलर। रेगुलर शेप वही तो होती है जो हम कर रहे हैं, लीनियर, प्लेनर। एक होती है रेगुलर शेप, एक होती है डिस्टॉर्टेड शेप। इसमें लोन पेयर आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड शेप। ठीक है ना? अब बस एक लास्ट चीज और पढ़ेंगे, दो चीजें बस लास्ट रह गई हैं और उसके बाद छुट्टी करेंगे। तो बच्चों एक अपना अगली शेप पर आते हैं। सेकंड शेप जो होती है ना बच्चों, शेप नंबर सेकंड जो होती है, रेगुलर शेप टू, रेगुलर शेप नंबर टू, वो होती है बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी शेप होती है बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप भी अगर किसी की हो तो उसकी डायपोलोमेंट क्या आएगी, जीरो। वो कैसे आएगी जरा देखो, ये इंटरेस्टिंग। ट्राइगोनल प्लेनर शेप ना ऐसी दिखती है बच्चों में, ऐसी दिखती है, ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी डायपोलोमेंट जीरो आ सकती है? देखो पहले तो तीन डायपोलोमेंट स्केच कर देता हूँ। बी क्या है, पॉजिटिव, और एफ क्या है, दुनिया का सबसे नेगेटिव एलिमेंट एफ होता है। ये एक डायपोलोमेंट हो गई यहाँ पर, ये फिर एफ नेगेटिव है, फिर ये एक डायपोलोमेंट हो गई यहाँ पर, ये फिर एफ नेगेटिव है, एक डायपोलोमेंट हो गई यहाँ पर। कितनी डायपोलोमेंट हो गई बच्चों, ये तीन हो गई। अब ना इसमें ना एक वेक्टर की थ्योरम लगती है। वो थ्योरम ये कहती है कि ऐसे दो वेक्टर अगर ऐसे और ऐसे जा रहे हैं ना, तो ये जो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना, इस इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो ये आएगा। ये क्या है, इन दोनों ब्लू वालों का रिजल्टेंट। ये जो आएगा ना, ये बिल्कुल इसके इक्वल और ऑपोजिट होगा। तो नेट में आंसर क्या आएगा फिर, जीरो। मतलब ट्रायगोनल प्लेनर शेप में क्या होता है, जो किसी भी दो साइड का रिजल्टेंट आता है, वो तीसरे वाले के क्या होता है, इक्वल और ऑपोजिट होता है। तो नेट के अंदर डायपोलोमेंट कट के क्या आ जाता है, बिल्कुल जीरो वाला। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सब में ऐसा हो जाएगा। हम दो एग्जांपल लेंगे, आपको बता दिया है कि जितनी भी शेप्स होती हैं उन सब के अंदर डायपोलोमेंट क्या आएगा, बिल्कुल जीरो आएगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, बताइए जरा। इसमें हम लिखेंगे इन दीज केसेस, इन दीज केसेस, in case of molecules having, in case of molecules having trigonal planar shape, having trigonal planar shape, the resultant of any two side, लिख लो बच्चों साथ साथ ही, the resultant of any two bond dipoles, resultant of any two bond dipoles, any two bond dipoles is equal and opposite to the third, is equal and opposite to the third। ठीक है, एक बार दोबारा ऊपर कर देता हूँ, जरा देख लो।
मैंने आपको समझाया कि अगर किसी की शेप क्या होगी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि इस तरह की शेप होती है। तो बच्चों इस तरह की शेप में क्या होता है, किसी भी दो साइड का जो रिजल्टेंट आता है वो दूसरे वाले के क्या तीसरे वाले के क्या होता है, इक्वल और ऑपोजिट होता है। तो उससे वो कैंसिल हो जाता है और डायपोल मोमेंट नेट के अंदर क्या आएगा, जीरो आएगा। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ट्रायंगल रिलेशनशिप, द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू बॉन्ड डायपोल इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द थर्ड। फॉर एग्जांपल BF3, BCl3। ठीक है, तो ये तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का लास्ट का। अब आपको शेड्यूल पता ही है जैसे जैसे आपने आना है, ठीक है ना। कल 6:15 चैप्टर नंबर 3 आगे करेंगे पीरियोडिक टेबल, और परसों 5 बजे हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 का ना मैं कल परसों ना टेस्ट लूंगा जितना मैंने करवा दिया, और उन बच्चों को बैकअप दूंगा जिनका छूटा हुआ। ठीक है ना। तो जो मैंने करवा दिया रेजोनेंस शेप और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनवाए थे उस दिन, फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बतवाया था, तो उसके 10-15 क्वेश्चंस मैं आपसे एमसीक्यू फॉर्म में लूंगा, या हो सकता है मैं आपसे डेफिनेशंस वगैरह पूछ लूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है ना, डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायपोल मोमेंट किसका जीरो होता है। तो ये सब चीजें मैं ट्यूसडे को टेस्ट लूंगा किसका, चैप्टर नंबर 4 का, जितना हो गया, क्योंकि ना ये चैप्टर में टेस्ट लेना साथ साथ बहुत जरूरी है। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। आउट ऑफ NH3, आउट ऑफ NH3 एंड NF3, out of NH3 and NF3, which will have higher dipole moment and why, which will have higher dipole moment and why, higher dipole moment and why। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउट ऑफ NH3 and NF3 which will have higher dipole moment and why। NH3 और NF3 में से डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा होगी और क्यों। अब देखो इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है, इसमें ना हर बच्चा ना पहली बार में ही बोलेगा कि आंसर क्या होगा, NF3। लेकिन ये इतना इजी नहीं। देखो सबसे पहले ना इनकी जरा शेप्स को समझ लो बच्चों। जो NH3 की शेप होती है ना, वो होती है ऐसे, N, एक H, दो H, ये तीसरा H जो थोड़ा ऊपर होता है, और ये होता है एक लोन पेयर, क्या बोलते हैं बेटा इसको, लोन पेयर। कैसे आ गया, एन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। 5 में से एक इस एच को दिया, एक इस एच को दिया, एक इस एच को दिया, और एक क्या बन गया, लोन पेयर। सेम टू सेम शेप किसकी है, NF3 की, क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो नाम सुन के ही पता लग रहा है, एक ही तो NH3 NF3 भाई भाई लग रहे हैं देख के। तो इसके पास भी क्या है यहाँ पर, लोन। एक्चुअली जो बच्चे NF3 कह रहे हैं ना, वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं कि जो मैंने भी बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, डायपोल मोमेंट भी ज्यादा, इसलिए इस क्वेश्चन में गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 23 है, और ये पेपर में सबसे ज्यादा आता है, मतलब ये हर टीचर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों के ना, डायपोल मोमेंट का स्केच बनाते हैं आज, एन ज्यादा नेगेटिव होता है ना। तो देखो एक स्केच मतलब एक डायपोल मोमेंट, दूसरी डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि H क्या है, पॉजिटिव, H क्या है बच्चों, पॉजिटिव, H क्या है, पॉजिटिव। 3 डाइपोल मूवमेंट इसमें N की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और बच्चों लोन पेयर की ना, लोन पेयर की तरफ ही जाती है, मतलब ऊपर ही जाती है। तो इसमें आप एक चीज को नोटिस करो, सारी बॉन्ड डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में, सारी बॉन्ड डाइपोल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में। ठीक है। जबकि इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें देखो ये नीचे क्यों बना रहा हूं बच्चों में, ये नीचे मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होता है किससे, नाइट्रोजन से। तो इसमें ना, और लोन पेयर के ऊपर है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो बच्चों इसके अंदर कि इसमें सारी टाइप वो सारे एरो देखो कहां जा रहे हैं, ऊपर। इसमें एक एरो ऊपर है और 3 एरो नीचे। तो 3 एरो नीचे, एक एरो ऊपर, तो एक दूसरे को तो वो कैंसिल करेंगे।
कम आ जाएगा। NH3 वाले में क्या आ जाएगा बच्चों, कम। हाँ, और NH3 का ज्यादा। देखो ना इसमें, देखो ना ये एक दूसरे को काटते हैं ना वेक्टर की वजह से। मैं देखो ये 3 ऊपर है, 3 इसमें कहां पर है बच्चों, 3 डाउन है और एक जो है वो अप है। तो ये वेक्टर होने के हम को कैंसिल करते हैं ना, नीचे के 3 और जो ऊपर जा रहा है वो नीचे के 3 को थोड़ा कम कर दे, ऑपोजिट जा रहे हैं ना भाई। जैसे देखो ये नीचे के मान लो ये भी +5 है, ये भी +5 है और ये भी +5 है, तो ये फिर माइनस, मतलब जैसे माइनस अलग होगा, -7 कर देता हूँ, अलग कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो NF का बॉन्ड नहीं है ना, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन से ना वैल्यू, डायरेक्शन से साइन बदल जाता है। वेक्टर का यही तो होता है, डायरेक्शन से क्या बदल जाता है उसका साइन। यहाँ पर क्या है, ये भी अगर ये सारे ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर को मैं माइनस मान लेता हूँ चलो, तो सबको सब बढ़ रहे हैं ना इसमें, सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों आंसर हो जाएगा NH3 में लिखेंगे, इन NH3 ऑल द डाइपोल्स आर इन सेम डायरेक्शन, ऑल द डाइपोल्स आर इन सेम डायरेक्शन। ये यहाँ से नीचे से आता है पानी से। all the dipoles in same direction, ठीक है ना, all the dipoles in same direction, so NH3 has higher dipole moment, NH3 has higher dipole moment than NF3 in which dipole moment due to lone pair, dipole moment due to lone pair due to lone pair is in opposite direction, is in opposite direction to the bond dipoles, to the bond dipoles। क्लियर है बच्चों? यस सर।